नमस्ते इंडिया। मैं सुमित शर्मा एक बार फिर सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से एक बार आपके सामने फिर आ गया हूँ। फ्रेंड्स, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसका कंटेंट आपको पसंद आया होगा। मैंने उसमें प्रायिकता के जो प्रोबेबिलिटी के बेसिक फंडामेंटल थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, और जो मेरी पहली वीडियो थी इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए उसमें मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी। फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है जिसमें हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कितना हेल्पफुल होता है प्रोबेबिलिटी में, और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है। और मैं आपको बताऊं तो डेफिनेट क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं। तो हम आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड, यहाँ पर जो बात है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही है। वहाँ जो मैंने कंसेप्ट लिखाया था आपको P A अपॉन B, ये हमारा होता है P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। कुछ ऐसे है ये। या हम बात करें यहाँ पर, तो यदि हम जज करें कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए अपॉन बी, ये कंसेप्ट हमारा तैयार हो जाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए। लेकिन अब फ्रेंड यहाँ पर जो कहने वाली बात यह है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही थी, हमने वहां पढ़ा कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं कि साथ में घटना बी भी घटित हो रही है, एक दूसरे पर निर्भर भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब उसने एक नाम दे दिया कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है या मिश्र प्रायिकता की हम बात कर रहे हैं, तब हम इस कंसेप्ट को फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसी चीज से बात कीजिए कि हम ये मान लेते हैं कि E1 और E2 हमारे दो इवेंट हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि E1 E2, ये आपको समझाने के लिए है। यहाँ पर ए और बी का ही फंडा चल रहा था, बट E1 E2 आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि पहले हमारा ई इवेंट अकर हुआ, और उसके अकर होने के बाद हमारा E2 इवेंट अकर हुआ, तो कुछ गलत नहीं होगा। पहले हमारा E1 इवेंट अकर हुआ, दूसरा हमारा E2 अकर हुआ, लेकिन किसके बाद हुआ, साथ में कौन सी घटना घटी थी, E1। इसी चीज को हमने यहां लिख दिया PA E इंटरसेक्शन E2। इसी चीज को जनरल हम लिख लेते हैं P E इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू PE1 इंटू P E2 बोल देते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था जो हमने लिखा ना A अपॉन B। तो ये जो A अपॉन B है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेकंड इवेंट हमारा अकर हुआ है वो कब अकर हुआ, पहले वाले की घटना के घटित होने के बाद। क्योंकि जैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि सर हम A अपॉन B निकाल रहे हैं, मतलब एक घटना तो साथ में घट रही है और एक की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वही एक कंसेप्ट है हमारा। तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये हमेशा ये दिखाता है कि दोनों जो घटना है पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट इवेंट। बोला जाता है कि E1 और E2 क्या है हमारी, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, जिन्हें हम बोल देते हैं ये स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। यही एक डिफरेंस होता है अपवर्जी घटनाओं में, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। एक साथ अकर तो हो सकती हैं, किसी अक्रेंस तो उनकी है पॉसिबल, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। वहां पर वो ई इंटरसेक्शन E2 जो होता है हमारा जीरो हो जाता है, बट यहाँ पर जो E1 इंटरसेक्शन E2 है वो हमारा क्या हो जाता है, PE1 इंटू PE2। अब एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ लें कि हम यदि ये कहें कि हमारे पास टोटल 15 ऑरेंज हैं, 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 हमारे गुड वन हैं, अच्छे संतरे हैं, और 3 हमारे बैड वन हैं। और हमसे कोई कहता है कि हमें 3 अच्छे संतरे निकालने हैं, तो यह कंडीशन क्या बनती है, PE इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, क्योंकि एक इवेंट हमें 3 बार करना है। अब फ्रेंड, यहाँ पर जो मेन टास्क आता है वो ये आता है कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पर। विद रिप्लेसमेंट
और विदाउट रिप्लेसमेंट, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है। यदि हम कहें कि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो जो हमारे टोटल आउटकम होते हैं वो हमारे कम होते हुए चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने पहला एक अच्छा संतरा निकाला तो अच्छे संतरे होने की प्रोबेबिलिटी होगी 12/15, लेकिन यदि मैं दूसरी बार विदाउट रिप्लेसमेंट लेता हूं तब मेरे पास गुड वन बचे 11 और टोटल मेरे बन गए 14, क्योंकि एक अच्छा संतरा हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। यदि हम तीसरे संतरे के लिए जाते हैं तो 10/13 ये कंडीशन बन जाती है। यदि हम कहते हैं कि विद रिप्लेसमेंट की बात करता है, तब इस सिचुएशन में हमारे पास E2 इंटरसेक्शन E3 जो होता है वो 12/15 और 12/15 रहेगा। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, आप गौर से देखिए कि यहां पर जो हम देखें, पहले संतरे के लिए 12/15 यूज हुआ, दूसरे के लिए 11/14 हुआ, लेकिन कब हुआ कि जब पहले वाला एक संतरा निकाल लिया गया है। तो वही मेरा यहां पर कहना था कि इवन इवेंट कब आपकी घटती है, जब E2 इवेंट जब आपकी घटती है जब इवन ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये कंडीशन प्रॉपर्टी से हमने इसे जोड़ दिया और डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। फिर एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा इसमें मैं, छोटा सा एग्जांपल है। यदि हम कहें कि 52 कार्ड्स में से हमें 2 कार्ड चाहिए जो दोनों के दोनों कार्ड ब्लैक हों। अब यह कंडीशन हमें गिवन होगी कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, तब हम बोलेंगे कि हमें निकालना है E1 इंटरसेक्शन E2 पे। अब हम जानते हैं कि एक पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से 26 इज ब्लैक एंड 26 इज रेड, 26 लाल होते हैं और 26 हमारे काले ब्लैक होते हैं। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारी 26/52 हो जाएगी और दूसरा कार्ड यदि हम निकालते हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट हम देखें तो ये जो बन जाती है प्रोबेबिलिटी 25/51 बन जाती है। यदि हम बात करें विद रिप्लेसमेंट की तो ये 26/52 और 26/52 बनी रहती है। तो फ्रेंड, ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये डेफिनेट बहुत अच्छा टास्क है, जो मेरे अगला वीडियो लेके आऊंगा मैं एटलिस्ट के लिए लेके आने वाला हूँ। छोटे छोटे कंसेप्ट फिर से एक आने वाले हैं जो सेट थ्योरी को प्रोबेबिलिटी से जोड़ेंगे, हम उनकी बात करेंगे। मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो वो मुझे आप चैट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन से रिगार्डिंग यदि कुछ आपको डाउट आता है कि सर आपने ये विद और विदाउट रिप्लेसमेंट कंडीशन, आप मुझे बताइए कि क्या चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे 11th-12th के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ जो 27 दिसंबर को होना है। तो आप इतना देख लीजिए क्योंकि इसमें मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो भी मेरे इस एग्जाम को क्लियर कर लें, उनकी हेल्प हो जाए, उनको ध्यान में रख के बना रहे हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उनको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नॉन मैथ्स के हैं उनको बिल्कुल मैं एक ईजीएस्ट वे से बता रहा हूँ। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में 22 थ्योरम को भी लेके आने वाला हूँ, तो जो 22 थ्योरम होगा वो सबसे ईजीएस्ट मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। उसका जो कंटेंट मैंने रखा है वो इतना सॉफ्ट रखा है कि आपको वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।